गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट्स। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट रूल्स जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। ये रूल्स जो है वो सेट करेंगे एमिशन रिडक्शन टारगेट्स ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ के लिए, मतलब जिन्हें ये एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में जो इन्वॉल्व हैं उन्हें के लिए एक कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और इसको कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो 2023 में लॉन्च की गई थी उसके अंदर ये ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को फॉलो करना होगा। तो पहले तो देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज़ क्या होती हैं। ये गैसेज़ वो होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में। अब नेचुरली जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं ग्रीन हाउस गैसेज़ वो हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। लेकिन कुछ जो है वो केमिकल्स भी हैं, जैसे केमिकल गैसेज़ भी हैं जो जिनको हम सिंथेटिक गैसेज़ कहते हैं, जैसे CFCs या HCFCs। ओके, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी है वो बेसिकली होता है कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एमिट की जा रही हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट, और जैसे एमिशंस पर टन ऑफ सीमेंट, एल्यूमिनियम और पेपर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं 2023-24 को एज बेस लाइन ईयर फॉर एमिशंस, और ये अप्लाई होगा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर। तो रूल्स डिफाइन करते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म्स को इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इससे पहले जो CCTS 2023 निकाले गए हैं उसकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा पैट स्कीम को। पैट स्कीम क्या है? परफॉर्म अचीव ट्रेड, जो 2012 में लॉन्च की गई थी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। और एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन टारगेट्स ये सेट करती है सिलेक्ट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। कंपनीज जो अचीव करना चाहती है मोर देन देयर टारगेट्स, उन्होंने अर्न किया एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि ट्रेड किए जा सकते हैं, जो कि अंडर परफॉर्म करती हैं इंडस्ट्रीज़ उनके साथ। ठीक है, तो मतलब जैसे समझ लो आपकी कंपनी ने ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, 100 टन्स की बजाय 150 टन्स तक आपने सेव कर लिया अगर एमिशंस को, तो जो 50 टन्स का मैक्सिमम आपने जो एक्स्ट्रा अचीव किया उसको आप ट्रेड कर सकते हो उन कंट्रीज़ के साथ, उन कंपनीज़ के साथ पैसे में जिन्होंने अंडर अचीव किया है। ठीक है, तो CCTS जो है वो भी पैट स्कीम के ऊपर ही बिल्ड किया गया है, और इंडिया के क्लाइमेट गोल्स और लो कार्बन ग्रोथ को जो है अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा ये, और इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट प्लेज को भी हेल्प करेगा। तो CCTS ने एस्टैब्लिश किया एक सिस्टम कि जिसमें जनरेट, ट्रेड और यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। आर्टिकल 17 ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल से ये इंस्पायर्ड है। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी है वो टारगेट्स हैं वो क्लियरली डिफाइन करते हैं गोल्स फॉर इंडस्ट्रीज़। ये ट्रेड मेनली रिवॉल्व करता है अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। कार्बन क्रेडिट्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं इंडियन कार्बन मार्केट प्लेटफॉर्म पर। और अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं। कार्बन क्रेडिट जो है वो मोटिवेट करता है इंडस्ट्रीज़ को कि वो डिकार्बनाइज करें। ऐसे ही जो है वो उनको जो है कार्बन क्रेडिट मार्केट इंडियन कार्बन मार्केट जो है उस पे ट्रेड किए जाते हैं जो कार्बन क्रेडिट्स। वैसे ही जो हैं यूरोप में और चाइना में भी जो है ये मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि एक अथॉरिटी है, उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनको अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी हुआ था कि टैक्स की डिमांड आ गई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, लेकिन अब उनको एग्जेम्पशंस दे दी गई हैं। तो नमामि गंगे प्रोग्राम हमें देखना पड़ेगा, जो कि एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, ताकि अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन जो है वो की जा सके और कंजर्वेशन और रिजुविनेशन भी हो सके नेशनल रिवर गंगा की। तो एक बॉडी है या अथॉरिटी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्रोग्राम को। तो इसके ऊपर जो है टैक्स की डिमांड आ गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स अब इसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंप्लेन किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और फिर इसको जो है टैक्स एग्जाम्पशन दे दी गई है। तो पहले तो हम देखते हैं नमामि गंगा मिशन जो है, गंगे मिशन जो है वो 3 टियर मैकेनिज्म द्वारा चलाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी असिस्ट करते हैं, जो है चेयर करते हैं उस हाई लेवल टास्क फोर्स को। स्टेट लेवल कमेटी को चीफ सेक्रेटरी चेयर करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एंट्री लेवल चाहे हो या मीडियम टर्म एक्टिविटीज़ हो या लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हो, ये सब जो हैं की जाती हैं ताकि जो है गंगा को क्लीन किया जा सके। तो अब रीसेंट डेवलपमेंट्स यही हुई हैं कि इनकम जो है इन बॉडीज़ की किसी भी तरह के सेंट्रल या स्टेट एक्ट पर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए उनको एग्जाम्प्ट रखा जाता है। तो NMCG जो है उसको भी एज एन अथॉरिटी जो है वो ऑपरेट करने की पावर दी गई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और इसलिए उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है अब ये टैक्स एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं। पहले तो वो सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसको 2016 में अथॉरिटी बना दिया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और जो है इसको फिर बाद में टैक्स डिमांड डाली गई इनके ऊपर 243 करोड़ के आसपास की, लेकिन फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इंटरवेन करवाया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है वो CBDT के थ्रू इसको अब टैक्स एग्जाम्पशंस मिल गई हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तमिलनाडुज पुश फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। ये टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो कंसर्न्स दिखाए गए हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा कि स्टेट की पावर्स इरोड हो रही हैं। उसी के लिए उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, जस्टिस करेन जोसेफ जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके द्वारा, कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को रिव्यू किया जाए और कैसे जो है स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये जो है आपको समझ आ रहा होगा, जैसे राजमनार कमेटी थी, जो कि जब इंदिरा गांधी के टाइम पर ग्रोइंग डोमिनेंस हो गई थी स्टेट सेंटर की ओवर द स्टेट्स, तब राजमनार कमेटी जो है वो करुणानिधि जो है उन्होंने बनाई थी। अब उन्हीं के बेटे ने जो है ये कोरियन जोसेफ कमेटी बना दी है। तो उस समय जो है राजमनार कमेटी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे फेडरल अपेयर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो स्टेट्स को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मानता है सेंटर के अंडर। तो रिपोर्ट में कहा गया कि आर्टिकल 256, 257 और 365 जो है वो स्वीपिंग पावर्स देते हैं सेंटर को। सेंटर जो है वो स्टेट्स को डायरेक्शंस देकर इन्फोर्स करा सकती है। फिर कमेटी ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन यूज़ किया जाता है अगेंस्ट स्टेट्स। उन्होंने इसलिए रिकमेंड किया कि 356 जो आर्टिकल है उसको रिमूव कर दिया जाए ताकि मिसयूज़ ना हो सके प्रेसिडेंट रूल का, और कहा कि एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंडर आर्टिकल 263 जो है वो बनानी चाहिए। राजमनार कमेटी ने क्रिटिसाइज़ किया प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडीज़ को जो सेंट्रलाइज करना चाहती हैं प्लानिंग को। फिर उन्होंने कहा कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी जो होती है सेंटर, वो एक तरह से मिसयूज़ की जाती हैं उसको, ताकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएं स्टेट्स सेंटर पर। तो राजमनार कमेटी ने नोशन को चैलेंज किया कि सेंट्रलाइजेशन से इंडिया स्ट्रेंथन होगा। उन्होंने कहा कि जब सेंटर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेगा तो सेंटर खुद वीक हो जाएगा। अब हाफ अ सेंचुरी लेटर उनके खुद के बेटे ने करुणानिधि के बेटे ने जो है ये दोबारा से सेंटर स्टेट के बैलेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, और कहा है कि क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि राइट्स ऑफ स्टेट्स जो हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप रिस्टोर हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गावी द वैक्सीन अलायंस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गावी जो इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है वो ट्राई कर रहा है कि कन्विंस करे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, कि एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो अपनी वाइटल फंडिंग जो है बॉडी के लिए मेंटेन कर सके। तो गावी जो वैक्सीन अलायंस है एक इंडिपेंडेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो साल 2000 में क्रिएट की गई थी, ताकि एक्सेस टू न्यू और अंडर यूज वैक्सीन जो है चिल्ड्रन के लिए जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। जिनीवा बेस्ड है ये, और गावी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को इकट्ठे करता है विद द शेयर्ड गोल ऑफ क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, चाहे वो कहीं भी रहते हो। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़, डोनर गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और वैक्सीन इंडस्ट्री आती है। और फाइनेंशियल सपोर्ट देना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देना, मार्केट शेपिंग एफर्ट्स लेकर आना और नेगोशिएट करना मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग वैक्सीन जो है वो खासकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए उनको कम किया जा सके। गावी जो है वो वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस था जिसने कोवैक्स को लीड किया था, जो कि एक मल्टीलैटरल एफर्ट था वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्लोबली, जो साल 2020 में शुरू हुआ था प्रोग्राम और 2023 में एंड हो गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है अगेंस्ट 5 दिल्ली रेस्टोरेंट्स जो कि रिफंड ही नहीं कर रहे हैं पैसा, जो कि मैंडेटरी सर्विस चार्ज उन्होंने लगाया था। तो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनड्यू प्रेशर जो है कंज्यूमर्स के ऊपर प्रिवेंट करने के लिए ये CCPA काम करता है। इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 में इस्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ये प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, इन्फोर्स करता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है, कर्ब करता है फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को। CCPA जो है वो क्लास एक्शन सूट्स भी इनिशिएट कर सकता है, जिसमें रिकॉल, रिफंड और कैंसलेशन ऑफ लाइसेंसेज हो सकते हैं। CCPA जो है वो इंक्वायरीज कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करता है थ्रू इट्स इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑर्डर कर सकता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पेनल्टीज इंपोज कर सकता है बिजनेसेस के ऊपर, और इन्फोर्स कर सकता है कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ताकि नेशन के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये एनहेंस करता है इंडिया की कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को। मिशन जॉइंटली स्टीयर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है CDAC पुणे द्वारा और IISc बेंगलुरु द्वारा। की गोल है इसका कि इंडिया को पोजीशन किया जाए अमंग टॉप नेशंस इन सुपर कंप्यूटिंग। 34 सुपर कंप्यूटर्स को डिप्लॉय किया गया है टोटल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी ऑफ 35 पेटाफ्लॉप्स में, और सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं उसमें 85 to 95% यूटिलाइजेशन। लगभग 1 करोड़ कंप्यूटिंग जॉब जो है वो कंप्लीट की गई है। 1500 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं इसके द्वारा। और NSM जो है उसने 22,000 इंडिविजुअल्स को भी
जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई स्किल्स में ट्रेन किया है। तो इसके अगर हम देखें इंडिजिनस माइलस्टोन्स, तो रुद्र जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। फर्स्ट HPC क्लास सर्वर्स जो कि इंडिया में बिल्ड किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे कि परम रुद्र जो है वो एडवांस रिसर्च कर रहा है फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंसेज में। त्रिनेत्र हाई स्पीड नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है जो डेटा ट्रांसफर रेट्स को अप टू 200 Gbps ले जाता है। एरावत प्रोजेक्ट भी है इंडिया का एआई फोकस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग इनिशिएटिव अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और 75th रैंक आया है इसका ग्लोबली, और ये टॉप एआई सुपर कंप्यूटिंग नेशंस में इंडिया को प्लेस किया है इसने। तो परम शिवाय, परम प्रवेगा, ये नाम के भी दो सुपर कंप्यूटिंग मिशंस हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2024। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2024 की जो एडिशन है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, ये सिप्री ने रिलीज़ किया है और इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग इसमें दिखाया गया है कि नियरली 9 times हायर है दैन पाकिस्तान लास्ट ईयर। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, सिप्री रिलीज़ करता है इसको। ग्लोबल इसमें दिखाया गया है कि 2024 में ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो है वो 2.46 ट्रिलियन पहुंच गए 2024 में। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वर्ल्ड के सभी रीजन्स में बढ़ी, इवन यूरोप में भी 17% इंक्रीज़ देखने को मिला। यूएस की जो है मिलिट्री स्पेंडिंग में 5.7% इंक्रीज़ देखने को मिला। 60% द वर्ल्ड की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 5 कंट्रीज़ ही से ही आ रही है, यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया से। इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को $86.1 बिलियन ले जा चुका है, जो कि पिछले साल से 1.6% ज़्यादा है। और चाइना की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 7% इंक्रीज़ हुई है एट एन एस्टिमेटेड $314 बिलियन, जो कि 1/3 ऑफ ऑलमोस्ट यूएस है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is emissions intensity targets. This topic is important for your environment section. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released the draft Greenhouse Gases Emissions Intensity Target Rules 2025. These rules set the emission reduction targets for obligated entities in energy intensive sectors, and this also establishes a compliance mechanism under the Carbon Credit Trading Scheme of 2023. So what is greenhouse gases? So these gases basically trap heat in the atmosphere. The 5 most abundant greenhouse gases are the water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. So other GHGs include the CFCs and the HCFCs. So what is greenhouse gases emissions intensity? It is the amount of greenhouse gases emitted per unit of product output, such as emissions per ton of cement, aluminum, or paper produced. So the draft GEI target rules establish 2023-24 as the baseline year for emissions. It also applies to energy intensive industries. So these rules also define compliance mechanisms for industries. Okay, so the carbon credit trading scheme also is built upon the perform achieve trade, which was launched in 2012 to enhance energy efficiency. It sets energy consumption reduction targets for selected energy intensive industries. The companies achieving more than their targets earn the energy saving certificates, which could be traded with those who underperformed. So carbon credit trading scheme builds upon the PAT scheme, which expands the focus from energy efficiency to greenhouse gas emissions reduction. So it is critical to achieving India's climate goals and low carbon growth also. It also supports India's Paris Agreement pledge. So CCTS basically establishes a system of generating, trading, and utilizing carbon credit certificates, and it has been inspired by Article 17 of Kyoto Protocol. So this greenhouse gas emission intensity targets clearly defined goals for industries. The trade mainly revolves around carbon dioxide, that is the principal greenhouse gas. So the carbon credits are traded on the Indian carbon market platform. So availability of carbon credits motivates industries to decarbonize also, and some similar, apart from the Indian carbon market platform, some similar carbon credit markets are also operational, like in Europe and China. Okay, so the next topic is National Mission for Clean Ganga. This topic is important for your economy and your governance section. So CBDT has exempted the National Mission for
clean Ganga from taxes under the Income Tax Act. So these tax exemptions will help NMCG in functioning under the Namami Gange program, which is an integrated conservation mission and administered by the Ministry of Jal Shakti to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of national river Ganga. This program is implemented by the National Mission for Clean Ganga, which is basically the implementation body of this program. So to implement this program, a three-tier mechanism has been proposed for project monitoring, which comprises of a high-level task force chaired by Cabinet Secretary, a state-level committee chaired by Chief Secretary, and a district-level committee chaired by the district magistrate. Okay, so what are the recent developments? So exemptions are given to income of those bodies who are constituted under a central or state act for specified purposes. NMCG will continue as an authority under Environment Protection Act, and this will be given tax exemptions, so which would ensure financial autonomy and operational efficiency for NMCG. So it was initially registered as a society, but later on in 2016, it was declared as an authority under Environment Protection Act, and now this has been given the tax exemptions. Okay. So the next topic is Tamil Nadu's push for state autonomy. This topic is important for your polity section. Citing concerns over the erosion of state powers, Tamil Nadu CM has set up a high-level committee led by former Supreme Court Judge Justice Korean Joseph to review the center-state relations and suggest ways to strengthen states' constitutional rights. So this is basically a continuation or a resumption of Rajmanar Committee, which was formed by Stalin's father, Karunanidhi, and this has Rajmanar Committee noted a growing dominance of center over the states under the Prime Minister Indira Gandhi, and this Rajmanar Committee report was submitted by Karunanidhi to the then Prime Minister Indira Gandhi. Committee argued that although Constitution appeared federal, its practical implementation had reduced states to mere administrative units of the center. So report also cited that Article 256, 57 and 365 gave sweeping powers to the center, and center could issue directions to states and enforce them. Committee also said that President's rules was used as a drastic and unprecedented constitutional weapon. So it also recommended repealing of Article 356 to prevent misuse of President's rule. It also aimed to establish a robust interstate council under Article 263. This committee criticized the rise of bodies like the Planning Commission. Committee also noted that discretionary grants from the center gave it a whip in its hands, allowing it to control states through financial dependence. So Rajmanar Committee also challenged the notion that centralization strengthens India. It warned that by taking too many responsibilities, center is risking itself to become weak. Half a century later now, the son of M. Karunanidhi has once again questioned the center-state relations. And this newly formed committee will review the current legal framework and suggest measures to restore the rights of states within the constitutional setup. So the next topic is Gavi, the Vaccine Alliance. This topic is important for international relations. Gavi, the International Vaccine Alliance, is trying to convince President Donald Trump's administration to maintain vital funding for the body. This is an independent public-private partnership which was created in 2000 to improve access to new and underused vaccines for children living in the world's poorest countries. It is based in Geneva. It brings together public and private sectors with the shared goal of creating equal access to vaccines for children wherever they live. It brings together developing country and donor governments, World Health Organization, UNICEF, World Bank, vaccine industry, and it supports the low and middle income countries' access to new and underused vaccines for vulnerable children through financial support, technical expertise, market shaping efforts like negotiating with the manufacturers so as to help lower the cost of procuring vaccines. So it was one of the few organizations which led COVAX, which was a multilateral effort in the delivery of COVID-19 vaccines globally that began in 2020 and ended in 2023. The next topic is Central Consumer Protection Authority. This topic is important for your governance section. Central Consumer Protection Authority has taken suo motu cognizance against 5 Delhi restaurants for non-refund of mandatory service charge despite Delhi High Court's judgment. This move is aimed to protect consumers' right and prevent undue pressure on consumers to pay additional charges during service availing. So CCPA was established under Article Section 10 of Consumer Protection Act of 2019. Ministry of Consumer Affairs is the nodal ministry of this body. CCPA protects, promotes, and enforces the rights of consumers as a class under the Act. It prevents unfair trade practices and curbs false and
false or misleading advertisements. It can initiate class action suits, including recalls, refunds, and cancellation of licenses whenever necessary. CCPA can conduct inquiries and investigations through its investigation wing, headed by a director general. It can also order the discontinuation of unfair practices, impose penalties on errant businesses, and also enforce consumer welfare measures. Okay. The next topic is National Supercomputing Mission. This topic is important for your science and tech section. So, National Supercomputing Mission is a flagship initiative launched in 2015 to strengthen the country's high performance computing. It enhances India's computational capacity in sectors like science and technology, academia, research, and industry. It is jointly steered by the Department of Science and Technology and the Ministry of Electronics, and it is implemented by CDAC Pune and IISc Bengaluru. The key goal is to position India globally among top nations in supercomputing. So, 34 supercomputers have been deployed with a total computational capacity of 35 petaflops. Supercomputers have recorded 85 to 95% utilization. More than 1 crore computing jobs have been completed and over 1500 research papers have been published. More than 22,000 individuals have been trained in high performance computing and AI skills. So we have Rudra HPC servers also, which have been developed indigenously, and these are the first HPC or high performance computing class servers built in India. Supercomputers like Param Rudra have also been dedicated for advanced research in physics, cosmology, and earth sciences. Trinetra high speed network also boosts data transfer rates of up to 200 Gbps. So there was also a project called Eravat project, which is India's AI-focused supercomputing initiative, offering common AI computing platform for startups, researchers, and innovation hubs. It has secured 75th rank in top 500 global supercomputing list. Then we also have Param Shivai and Param Pravega, which are the supercomputers in India. Okay. So the next topic is Trends in World Military Expenditure Report 2024. This topic is important for your security section. According to the 2024 edition of the Trends in World Military Expenditure Report by SIPRI, India's military spending was nearly 9 times higher than Pakistan's last year. So this is an annual report published by SIPRI. The highlights of the 2024 report say that global defense expenditures have reached 2.46 trillion in 2024. Military spending increased in all world regions, with particularly rapid growth in both Europe and Middle East. Military spending in Europe rose by 17% to $693 billion. Military spending by the US rose by 5.7% to reach $997 billion. 60% of the world's military spending came from only 5 countries, that is US, China, Russia, Germany, and India. India, which is the 5th biggest military spender in the world, increased its spending to $86.1 billion. China's military spending rose by 7% to an estimated $314 billion, but it is still just one third of what America is spending. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.